चलिए, ज्ञान की एक बहुत ही अनोखी रिले रेस पर चलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हजारों साल पुरानी है, कई सभ्यताओं से होकर गुजरी है। और ये कहानी है हमारे इस ग्रह का, हमारी इस धरती का नक्शा बनाने की। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब उस सोच से जहाँ लगता था कि धरती बस पानी पर तैरती एक चपटी डिस्क है, वहाँ से लेकर आज हमारे हाथों में मौजूद जीपीएस तक का सफ़र, ये कैसे तय हुआ? ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये विज्ञान की, खोज की और सबसे बढ़कर इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की एक जबरदस्त कहानी है। और आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ऐतिहासिक रिले रेस में हम इसके फर धावक से मिलेंगे। हम शुरुआत करेंगे यूनानियों से, फिर देखेंगे रोमनों को और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखने के लिए कि ज्ञान की ये मशाल कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक दौर से दूसरे दौर में पहुंची। तो चलिए रेस शुरू करते हैं। और हमारी ये दौड़ शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में। ये वो जगह थी, वो दौर था जहां पहली बार दुनिया को सिर्फ किस्से कहानियों या मिथकों से नहीं, बल्कि तर्क और चीजों को गौर से देखने यानी ऑब्जर्वेशन के जरिए समझने की कोशिश की गई। हमारे जो पहले धावक थे, उनमें होमर जैसे कवि भी थे, जो कहानियों के जरिए दुनिया के बारे में बताते थे, और थेल्स जैसे दार्शनिक भी थे, जिन्होंने सबसे पहले पूछना शुरू किया, ऐसा क्यों है, ये कैसे होता है। असल में इन्हीं लोगों ने आने वाली सदियों के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। अब देखिए, थेल्स का ये मॉडल कि पृथ्वी एक चपटी डिस्क है, ये गलत था, बिल्कुल गलत था। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बहुत बड़ा पल था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने कहा कि दुनिया देवताओं की मर्जी से नहीं बल्कि कुछ प्राकृतिक नियमा से चलती है। ये दुनिया को समझने की पहली वैज्ञानिक कोशिशों में से एक थी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एरेटोस्थेनेज की। इन्हें अक्सर भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये वही थे जिन्होंने पहली बार जियोग्राफिया शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत सीधा सा मतलब है इसका, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना, तो पृथ्वी के बारे में लिखना। उन्होंने इस पूरी पढ़ाई को, इस पूरी स्टडी को एक नाम दिया, एक पहचान दी। और यह आदमी कमाल का था। सिर्फ परछाइयों के एंगल को नापकर कुछ छड़ियों और थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके एरेटोस्थेनेज ने 240 ईसा पूर्व में ही, सोचिए 240 ईसा पूर्व में ही धरती की परिधि, मतलब उसका सरकमफ्रेंस लगभग सटीक नाप लिया था। ये उस प्राचीन दुनिया का एक आहा मोमेंट था, एक ऐसा पल जिसने ये साबित कर दिया कि गणित और ऑब्जर्वेशन मिलकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। तो अब रेस का बैटन आगे बढ़ता है। यूनानियों ने नींव तो रख दी, लेकिन आप जो धावक आ रहे थे यानी रोमन, उनका लक्ष्य कुछ और ही था। वो दार्शनिक नहीं थे, वो बिल्डर थे, साम्राज्य बनाने वाले लोग थे। रोमनों के लिए भूगोल कोई फलसफा नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल था। स्ट्रेबो ने अपनी 17 किताबों की जियोग्राफिका में पूरी ज्ञात दुनिया का लेखा जोखा तैयार किया, ताकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान हो। वहीं टॉलेमी ने सितारों का नक्शा बनाया। उनका मकसद बहुत साफ था, ज्ञान को साम्राज्य की ताकत में बदलना। लेकिन हर रेस इतनी सीधी नहीं होती, कभी कभी बैटन हाथ से छूट भी जाता है। और यही हुआ। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यूरोप में विज्ञान की तरक्की की रफ्तार एकदम थम सी गई। ज्ञान की वो मशाल जो इतनी तेज जल रही थी, वो अब बुझने की कगार पर थी। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल गया। एक तरफ यूनानी और रोमन थे जो गणित और ऑब्जर्वेशन की बात करते थे, पृथ्वी को गोल मानते थे, और दूसरी तरफ यूरोप के अंधकार युग में भूगोल पूरी तरह से धार्मिक व्याख्या पर आधारित हो गया। धरती को फिर से चपटा माना जाने लगा और दुनिया के केंद्र में यरूशलेम को रख दिया गया। ये एक बहुत लंबा ठहराव था, बहुत लंबा। लगभग 1000 साल तक यूरोप में वैज्ञानिक तरीके से नक्शे बनाने का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया। सोचकर देखिए, 1000 साल, कितना कुछ जो हम जानते थे वो या तो खो गया या भुला दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब यूरोप में ये मशाल बुझने वाली थी, ठीक उसी वक्त दुनिया के एक दूसरे हिस्से में एक नई लौ जलाई जा रही थी। रेस में एक नए धावक की एंट्री हुई, अरब विद्वान, और उन्होंने सिर्फ उस गिरे हुए बैटन को उठाया ही नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाया। बगदाद, काहिरो और कॉर्डोबा जैसे शहरों में इन विद्वानों ने यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, उन्हें संभाल कर रखा और उस ज्ञान को और आगे बढ़ाया।
अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे महान यात्रियों ने तो दुनिया छान मारी। उन्होंने अलग अलग जगहों को नापा, उनके बारे में लिखा और भूगोल के ज्ञान को और भी ज्यादा बढ़ाया। सही मायनों में ये ज्ञान के संरक्षक थे। और अब आता है वो दौर जब ये रेस फिर से रफ्तार पकड़ती है। जो ज्ञान अरब दुनिया में इतने सालों तक सहेज कर रखा गया था, वो पुनर्जागरण यानी रेनेसांस के दौरान वापस यूरोप पहुंचता है। और इसके साथ ही शुरू होता है खोज और अन्वेषण का एक बिल्कुल नया, एक जबरदस्त युग। ये एक ऐसा दौर था जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा हो। कोलंबस अटलांटिक पार कर रहे हैं, वास्को डी गामा भारत पहुंच रहे हैं, और मैगलन का अभियान ये साबित कर रहा है कि हाँ, दुनिया वाकई में गोल है। हर एक नई यात्रा के साथ दुनिया का नक्शा बदल रहा था, और उसके साथ साथ दुनिया को लेकर हमारी समझ भी पूरी तरह से बदल रही थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ धरती पर ही खोज हो रही थी। इसी दौर में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे थिंकर्स हमें ऊपर सितारों की तरफ देखने को कह रहे थे। वो हमें याद दिला रहे थे कि हमारी ये दुनिया जिस पर हम इतना कुछ कर रहे हैं, वो इस विशाल ब्रह्मांड में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इस एक सोच ने हमारे नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस दौर में क्या क्या हुआ? नक्शे बनाने की कला यानी कार्टोग्राफी बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। नए नए महाद्वीप खोजे गए। और हाँ, दूरबीन जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों ने तो दुनिया को देखने का हमारा तरीका ही बदल डाला, हमेशा के लिए। और अब हम इस रेस के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। समझिए कि हम फिनिश लाइन के पास हैं। सदियों की खोज, यहां-वहां से इकट्ठा किया गया ज्ञान, अब वक्त था इन सब को एक साथ जोड़ने का, इसे एक सिस्टमैटिक मॉडर्न साइंस में बदलने का। और ये काम किया जर्मन स्कूल ने। हम्बोल्ट जैसे महान विचारकों ने भूगोल को एक एकेडमिक विषय के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनानियों के दर्शन से लेकर रेनेसांस के खोजकर्ताओं के डेटा तक सब कुछ लिया, उसे मिलाया और उसे एक ऐसे विज्ञान की शक्ल दी जिसे आज हम और आप जानते हैं। तो ये जो महान रिले रेस है, ये आज भी चल रही है। हाँ, हमने अपनी दुनिया के कोने कोने का नक्शा बना लिया है, ये सच है, लेकिन अब हमारे सामने नई चुनौतियां हैं। ये जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज, जानने की चाहत, ये कभी खत्म नहीं होती।